हेलो स्टूडेंट। तो चलिए हम अपने इस चैप्टर जीव जगत का वर्गीकरण में जो टॉपिक चल रहा है उस पर आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास जो लास्ट क्लास हमारी हुई थी उसमें हमने जीवाणु की संरचना के बारे में बात की थी और आज की क्लास में हम जीवाणुओं में पोषण और श्वसन के बारे में बात करने वाले हैं। क्लियर बेटा? तो चलिए एक एक करके टॉपिक हम करेंगे। दो टॉपिक आज हमें करने हैं, पहला है जीवाणु पोषण और दूसरा जीवाणुओं में श्वसन। तो चलिए हम करते हैं सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम है जीवाणुओं में पोषण। देखिए वैसे तो बेटा जितने भी जीवाणु होते हैं वो सारे के सारे जीवाणु जो होते हैं परपोषी यानी कि विषमपोषी होते हैं। जीवाणु अधिकांशतः परपोषी आप लिख सकते हो, विषमपोषी हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, लेकिन कुछ जीवाणु स्वपोषी भी होते हैं, ऑटोट्रॉप्स भी स्वपोषी भी होते हैं। क्लियर? तो क्या हुआ? तो अतः भोजन के स्रोत के आधार पर पोषण के आधार पर जीवाणु कितने प्रकार के हुए? जीवाणु दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं जरा देखिए, दोनों आपके नाम लिखे हुए हैं। एक होगा सुपोषी जीवाणु तो दूसरा होगा परपोषी जीवाणु। तो चलो एक एक करके करेंगे हम। दो प्रकार आपके सामने लिखे हुए हैं, एक है सुपोषी जीवाणु तो दूसरा है परपोषी जीवाणु। तो चलिए पहला करते हैं हम जिसका नाम है सुपोषी। क्लियर बेटा? तो सुपोषी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, तो पहला कर रहे हैं हम। क्लियर बेटा? तो ध्यान से फिर देखिए, जीवाणु जो कि सुपोषी होते हैं वे प्रकाशीय ऊर्जा या फिर रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके भोजन का संश्लेषण करते हैं। तो जो जीवाणु सुपोषी होते हैं तो या तो प्रकाशीय ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं या फिर वो रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं और फिर भोजन का संश्लेषण करते हैं। तो फिर अतः ऊर्जा के स्रोत के आधार पर ये सुपोषी जीवाणु जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वो दो प्रकार के होते हैं। और आप सामने देख सकते हो दो प्रकार कौन से हैं। एक है प्रकाशीय सुपोषी जीवाणु और एक है आपके रासायनिक सुपोषी जीवाणु। तो चलिए हम पहला करते हैं। पहला यहां से देखिए, तो ये है प्रकाश संश्लेषी जीवाणु और दूसरा जब हम करेंगे तब वो करेंगे रासायनिक संश्लेषी जीवाणु। तो चलिए पहला करते हैं प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। तो जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो ध्यान से यहां पर देखिए कि ये जीवाणु भोजन संश्लेषण के लिए प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, ये जीवाणु प्रकाश संश्लेषी अनोक्सी होते हैं। यहां अनोक्सी से मतलब है कि जब ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये ऑक्सीजन नहीं निकालते हैं। जैसे मैं आपको एक अवकेरा लिख देता हूं, बेसिकली वो प्लांट की है, आपको उसको समझना आसान रहेगा, तब जाके आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। प्लांट में ही नॉर्मली प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्लांट में जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो वो 6 CO2 अणु और 12 जल के अणु यहाँ पर हाइड्रोजन दाता के रूप में
जल है, तो जब ये अभिक्रिया होती है प्रकाशीय ऊर्जा, और आपको पता होगा पादपों में हरितलवक पाए जाते हैं और हरितलवक में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ये क्लोरोफिल प्लस CO2 और H2O की प्रेजेंस में प्रकाश की उपस्थिति में जब ये अभिक्रिया होती है तो बनता है ग्लूकोज का अणु C6H12O6, साथ ही साथ बनते हैं 6 ऑक्सीजन के अणु और 6 जल के अणु बाहर इसमें से निकलते हैं। तो यानी कि जो पादपों में प्रकाश संश्लेषण होता है वो कैसा होता है, अक्षीय होता है, और वो ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। लेकिन जब जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण होता है तो जीवाणु प्रकाश संश्लेषण कैसा होता है, अनक्षीय होता है, यानी कि उनमें ऑक्सीजन नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए, तो आपने जाना कि जीवाणु भोजन संश्लेषण के लिए प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग करते हैं, लेकिन ये जीवाणु प्रकाश संश्लेषी अनोक्सीय होते हैं। अब जैसे कि मैंने आपकी क्रिया लिखी थी तो उससे आपको पता चलेगा। अब जरा देखिए कि ये जीवाणु हाइड्रोजन दाता के रूप में जल का उपयोग नहीं करते। क्लियर? क्योंकि जल से ही ऑक्सीजन का अणु निकलता है, तो ये जीवाणु हाइड्रोजन दाता के रूप में जल का उपयोग नहीं करते, यानी अर्थात इनमें जल का प्रकाशीय अपघटन नहीं होता है। तो अगर इनमें जल का प्रकाशीय अपघटन नहीं होता तो हाइड्रोजन दाता के रूप में फिर ये किसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि विदाउट हाइड्रोजन की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया पूरी होगी नहीं। तो जरा देखिए, तो ये हाइड्रोजन दाता के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, एक है हाइड्रोजन सल्फाइड पहला, नेक्स्ट इसके अलावा दूसरा है जिसका नाम है थायोसल्फेट। ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन सल्फाइड थायोसल्फेट जो होते हैं वो अकार्बनिक सल्फर युक्त पदार्थ होते हैं। क्लियर? इसके अलावा और भी है जिनका उपयोग किया जाता है। एक है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, इसके अलावा अमीनो एसिड और इसके अलावा है फैटी एसिड, और ये तीनों जो होते हैं वो कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो ये हाइड्रोजन दाता के रूप में जिसका इस्तेमाल करते हैं वो क्या क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, थायोसल्फेट है, और ये दोनों जो कहलाते हैं वो कार्बनिक सल्फर युक्त पदार्थ कहलाते हैं। इसके अलावा तीन और हैं हाइड्रोजन दाता के रूप में, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, अमीनो एसिड और फैटी एसिड, जो कि तीनों कार्बनिक पदार्थ होते हैं। और इन पांचों का 1, 2, 3, 4 और 1, 5, इन पांचों का हाइड्रोजन दाता के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब पॉइंट यह है कि हाइड्रोजन दाता के रूप में किसका इस्तेमाल किया था, इस आधार पर। अच्छा, फिर से देखिए, हाइड्रोजन दाता के उपयोग के आधार पर ये प्रकाश संश्लेषी जीवाणु पुनः दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु फिर से कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। आप देखो बार बार प्रकार ही आ रहे हैं। सबसे पहले आपने जीवाणु पोषण स्टार्ट किया था तो यहां पर भी आया था पोषण क्या था, पर जीवाणु 2 प्रकार का, तो हमारा पहला ही चल रहा है, दूसरा तो अभी आया ही नहीं है। सुपोषी जीवाणु में भी हमने देखा था इसे प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके भोजन का संश्लेषण करते हैं। तो फिर यहाँ पर ऊर्जा की स्रोत के आधार पर फिर से कितने प्रकार आ गए, 2। तो सुपोषी में भी हमारा पहला ही चल रहा है, इसका तो दूसरा ही नहीं आया, ये तो बात की बात है। तो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में आपने देखा हाइड्रोजन दाता के रूप में भी ये कितने प्रकार के होते हैं, 2। तो सबसे पहले आपको हाइड्रोजन दाता के रूप में ये 2 प्रकार पढ़ने पड़ेंगे। जब ये 2 प्रकार हो जाएंगे तब आपका प्रकाश संश्लेषी कंप्लीट होगा, तब इसका हम दूसरा करेंगे रासायनिक संश्लेषी, और जब ये रासायनिक संश्लेषण जब कंप्लीट हो जाएगा तब जाके इसका नंबर आएगा परपोषी। तो चलिए सबसे पहले हम प्रकाश संश्लेषी जीवाणु हाइड्रोजन दाता के रूप में जो 2 प्रकार बांटे गए सबसे पहले हम उनको करते हैं। तो मैं ये ऊपर वाला पार्ट मिटा रहा हूं। तो देखिए, मैं वापस से वो टॉपिक लिख देता हूं, आपके दिमाग से ना निकले। हमारा जो टॉपिक है जीवाणुओं में पोषण। क्लियर बेटा? तो देखिए, हाइड्रोजन दाता के रूप में प्रकाश संश्लेषी जीवाणु कितने प्रकार के हो गए, 2। तो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है अकार्बनिक प्रकाश संश्लेषी जीवाणु।
पहला तो ये है, और दूसरा जो है वो होगा, जैसे मैंने पहले लिख दिया। नेक्स्ट दूसरा जो है वो है कार्बनिक प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। आंसर आपके सामने ही है। तो अकार्बनिक प्रकाश संश्लेषी जीवाणु कौन से? ये वे जीवाणु हैं जो हाइड्रोजन दाता के रूप में, हाइड्रोजन दाता के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? H2S या फिर थायोसल्फेट। और ये दोनों के दोनों मैंने नीचे लिख रखे हैं, दोनों के दोनों क्या हैं? ये अकार्बनिक सल्फर युक्त क्या है? पदार्थ है। तो जो जीवाणु हाइड्रोजन दाता के रूप में H2S या थायोसल्फेट का इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं अकार्बनिक प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। तो चलिए मैं आपको एक इसकी रिएक्शंस आपके लिए लिख देता हूं, आप देख लो इसको। जैसे कि 6 CO2 प्लस मैंने लिखे 12 H2S। नेक्स्ट जब इनमें अभिक्रिया हुई प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में तो इन्होंने भी बनाया तो वही ग्लूकोज C6H12O6, लेकिन यहां पर अब ऑक्सीजन गैस ना निकल के यहां पर निकलती है सल्फर, यहां पर निकलती है सल्फर गैस। तो इस कारण इनमें ऑक्सीजन उत्पन्न नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने हाइड्रोजन दाता के रूप में किसका इस्तेमाल किया है? इन्होंने हाइड्रोजन दाता के रूप में किसका इस्तेमाल किया है? इन्होंने किया है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। बाकी हम थायोसल्फेट का भी लिख सकते हैं अगर करना चाहें तो। क्लियर बेटा? नेक्स्ट देखिए दूसरा है कार्बनिक प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। तो वे जीवाणु जो हाइड्रोजन दाता के रूप में, हाइड्रोजन दाता के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? ये लिखिए सारे नाम। पहला जो लिखा हुआ है वो है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, दूसरा है अमीनो एसिड, या फिर कौन सा है? फैटी एसिड। अगर इन तीनों में से किसी एक का उपयोग करते हैं हाइड्रोजन दाता के रूप में तो वो जीवाणु कौन से कहलाते हैं? कार्बनिक प्रकाश संश्लेषी जीवाणु कहलाते हैं। अब जरा उदाहरण देख लीजिए। तो इसके जो उदाहरण है, इसके उदाहरण है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। क्लियर? नेक्स्ट दूसरा इसका उदाहरण है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। क्लियर? नेक्स्ट इसी तरह से इसका जो उदाहरण है वो है पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। क्लियर बेटा? तो इस तरीके से आपका ये पहला तो कंप्लीट हुआ जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। तो चलिए नेक्स्ट आगे दूसरे बढ़ते हैं जिसका नाम है रसायन संश्लेषी जीवाणु। चलिए तो चलिए नेक्स्ट दूसरा जो है वो है रसायन संश्लेषी जीवाणु। क्लियर? अब इसको भी देखिए। अच्छा बेटा इस रिएक्शन में आप ये कंफ्यूज मत होना, ये मैंने संतुलित अपक्रिया नहीं लिखी है, चाहो तो मैं इसको पूरी कंप्लीट कर देता हूं। क्लियर बेटा? 6H2O। क्लियर? तो इनमें सल्फर गैस निकलती थी, ऑक्सीजन नहीं। तो देखिए रसायन संश्लेषी जो जीवाणु होते हैं इन जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं पाए जाते। तो अगर प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है तो इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता, इनमें होता है रसायन संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं पाए जाते हैं, अतः ये कैसे होते हैं? अतः ये अप्रकाश संश्लेषी जीवाणु होते हैं। क्लियर? जीवाणु होते हैं। तो ये फिर ये भोजन निर्माण के लिए किसका उपयोग करते हैं? भोजन निर्माण के लिए ये रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं, रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो ये रासायनिक ऊर्जा इन्हें मिलेगी कहां से? तो यह है रासायनिक ऊर्जा अकार्बनिक एवं कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। तो ये रासायनिक ऊर्जा होती है। तो ये रासायनिक ऊर्जा जो है या तो अकार्बनिक पदार्थ से या कार्बनिक पदार्थों से ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। तो यहां भी वही हो गया कि ऑक्सीकृत होने वाले
ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ के आधार पर ये जीवाणु भी कितने प्रकार के हो गए? ये जीवाणु पुनः कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। क्लियर? क्यों? क्योंकि या तो फिर अकार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण हो रहा होगा या कार्बनिक पदार्थ का। तो उस आधार पर ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थों के आधार पर ये जीवाणु कितने प्रकार के? 2। तो चलिए इनके भी 2 प्रकार हम देखते हैं। पहला है रासायनिक अकार्बनिक पोषी। उसी तरीके से फिर हम सेकंड नंबर पर जो करेंगे वो दूसरा करेंगे रासायनिक कार्बनिक पोषी। तो चलिए पहले इसको करते हैं, रासायनिक अकार्बनिक पोषी। तो इस प्रकार के जो जीवाणु होते हैं, तो ये जीवाणु अकार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं और उससे प्राप्त ऊर्जा का उपयोग किसमें करते हैं? ऊर्जा का उपयोग भोजन संश्लेषण में करते हैं। अब जरा हम देखेंगे वो कौन सा कार्बनिक पदार्थ है भोजन संश्लेषण में करते हैं। क्लियर? तो इस वर्ग में निम्नलिखित जीवाणु आते हैं। तो कौन कौन से जीवाणु हैं उनको देखेंगे। निम्नलिखित जीवाणु आते हैं। तो चलिए इसमें एक एक करके हमको जीवाणु देखने हैं। इसमें कौन कौन से जीवाणु होंगे? तो देखिए पहला जो जीवाणु हम इसमें करेंगे वो है लौह जीवाणु, आयरन बैक्टीरिया। क्लियर? नेक्स्ट दूसरे नंबर पर जो करेंगे, मैं इसको मिटा देता हूं एक घड़ी। दूसरा जो जीवाणु आएगा इसके अंतर्गत वो होगा सल्फर जीवाणु या गंधक जीवाणु। 2। नेक्स्ट इसी के अंदर फिर तीसरा आएगा कार्बन जीवाणु। नेक्स्ट चौथा जो करेंगे वो है नाइट्रीकरण जीवाणु। और नेक्स्ट पांचवा जो इसमें करेंगे वो है हाइड्रोजन जीवाणु। तो इसके अंतर्गत कितने? 5 प्रकार के जीवाणु हम पढ़ने वाले हैं। और ये सारे के सारे पदार्थ किसके अंतर्गत है? अकार्बनिक पदार्थों के अंतर्गत है। तो चलिए इसमें पहला करते हैं लौह जीवाणु। ये जीवाणु फेरस यौगिकों को फेरिक यौगिकों में ऑक्सीकृत कर देते हैं। फेरिक यौगिकों में ऑक्सीकृत कर देते हैं। जैसे देखो Fe+2 को कन्वर्ट कर दिया किसमें? Fe+3। फेरस यौगिकों को किसमें? फेरिक यौगिकों में कन्वर्ट कर दिया, जिससे जब एनर्जी निकलती है, ऊर्जा निकलती है, तो इसी ऊर्जा का उपयोग ये जो है वो भोजन निर्माण में कर लेते हैं। जिसका एक एग्जांपल मैं आपको लिख देता हूं। अभी अपकिरिया की हमें जरूरत नहीं है, एक सेकंड मैं इसको हटा देता हूं। यहां पर केवल मैं ये अपकिरिया लिख देता हूं। Fe+2 को ये कन्वर्ट कर देते हैं Fe+3, जिससे निकलती है एनर्जी। और इसी एनर्जी का इस्तेमाल ये किस में कर लेते हैं? ये भोजन निर्माण में कर लेते हैं। तो मैंने लिख रखा ना लौह जीवाणु, आयरन जीवाणु। तो इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको लिख देता हूं। तो इसका एग्जाम्पल है फेरोबैसिलस। ये एक बैक्टीरिया है, जिस बैक्टीरिया में ये लौह जीवाणु है और इसके अंतर्गत क्या होता है? ये होता है रासायनिक अकार्बनिक पोषी जीवाणु। नेक्स्ट दूसरा है सल्फर या गंधक जीवाणु। ये जो जीवाणु है, ये जीवाणु सल्फर को किसमें? H2SO4 में ऑक्सीकृत या परिवर्तित कर देते हैं। तो इसको भी देख लो। जैसे कि सल्फर है जो जल की उपस्थिति में क्या बना लेता है? H2SO4 बना लेता है। यहां पर किसी भी अपकिरिया को जरूर नहीं है कि हम संतुलित करके लिखें, केवल आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है। तो सल्फर को जल के साथ ये अपकिरिया करके ये क्या बना लेते हैं? H2SO4, जिससे निकलती है फिर से
एनर्जी और इसी एनर्जी का उपयोग ये कर लेते हैं अपने भोजन निर्माण में। तो इसका एग्जाम्पल भी लिख देता हूं, इसका एग्जाम्पल है थियोबैसिलस। क्लियर बेटा, एक एक करके मैंने आपको एग्जांपल भी लिख दिए। पहला, रासायनिक संश्लेषी में, रासायनिक अकार्बनिक पोषी में एक हुआ लौह जीवाणु, क्योंकि आप जो कर रहे हो वो कर रहे हो अकार्बनिक पौधों का, अकार्बनिक पदार्थों का हमें क्या करना है, ऑक्सीकरण करना है, ताकि वो किस काम में आ सके, भोजन संश्लेषण के काम में आ सके। तो इस वर्ग में हमने कौन कौन से जीवाणु, लौह जीवाणु और सल्फर जीवाणु कर चुके हैं, और इनसे प्राप्त जो एनर्जी होती है, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, अकार्बनिक पदार्थ है, उनका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण कर रहे हैं जीवाणु, और ऑक्सीकरण करने के दौरान जब एनर्जी निकल रही है तो इसी एनर्जी का उपयोग ये भोजन निर्माण में करते हैं। नेक्स्ट अगला है कार्बन जीवाणु। तो ये जो जीवाणु है, ये जीवाणु कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देते हैं, और इसी तरीके से जब कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं तो जो एनर्जी निकलती है उसी एनर्जी का इस्तेमाल ये भी जीवाणु अपने भोजन के निर्माण में कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है नाइट्रीकरण जीवाणु। नाइट्रीकरण जीवाणु देखो बेटा, ये जो जीवाणु है नाइट्रीकरण जीवाणु, ये जैसे कि आपने एक बैक्टीरिया का नाम सुना हो राइजोबियम, ऐसे जीवाणु जो वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं वो नाइट्रीकरण जीवाणु कहलाते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या है, जरा देखना, इसके अंतर्गत दो चीजें मिलेंगी। एक तो वे जीवाणु जो NH3 अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित कर देते हैं, नाइट्राइट में परिवर्तित कर देते हैं। तो जब NH3 को नाइट्राइट में परिवर्तित करेंगे तो एनर्जी जो निकलेगी उसी एनर्जी का इस्तेमाल ही भोजन के निर्माण में कर लेते हैं। तो जो नाइट्रीकरण जीवाणु NH3 को NO2 यानी कि नाइट्राइट में परिवर्तित करते हैं तो उस बैक्टीरिया का जो नाम है उसका नाम है नाइट्रोसोमोनास। तो ये नाइट्रोसोमोनास जो बैक्टीरिया होता है वो NH3 को किस में कन्वर्ट कर देता है, NO2 यानी नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देता है। तो जिस दौरान एनर्जी निकलती है इसी एनर्जी का इस्तेमाल ये भोजन के निर्माण में कर लेता है। ऐसे ही एक नाइट्रीकरण जीवाणु और होता है जो क्या करता है, इसी नाइट्राइट को कन्वर्ट कर देता है किसमें, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, और ये जो जीवाणु होता है उसका नाम होता है नाइट्रोबैक्टर। क्लियर। और ये जीवाणु जब नाइट्राइट को किसमें, नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है तो फिर से कोई एनर्जी निकलती है, और जो एनर्जी निकलती है वो इसके भोजन संश्लेषण में काम आ जाती है। तो इस भाग का पांचवा जीवाणु जिसका नाम है हाइड्रोजन जीवाणु, ये जीवाणु हाइड्रोजन को जल में परिवर्तित करते हैं, और इस दौरान जो एनर्जी निकलती है उसी एनर्जी का इस्तेमाल ये अपने भोजन के निर्माण में कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको जो करवा रहा था वो था, पहला करवा दिया प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, दूसरा करवा रहा था रासायनिक संश्लेषी जीवाणु। पर रासायनिक संश्लेषी जीवाणु मैंने बताया था कि रासायनिक संश्लेषी जीवाणु जो होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं पाए जाते, वो केवल अकार्बनिक पदार्थों का क्या करते हैं, ऑक्सीकरण, और उनसे प्राप्त एनर्जी का ही उपयोग करते हैं भोजन के निर्माण में। तो कार्बनिक एवं कार्बनिक पदार्थों के यानी कि ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ के आधार पर मैंने दो प्रकार का रासायनिक संश्लेषी जीवाणु आपको बताया। तो पहला जो हम कर रहे हैं वो है रासायनिक अकार्बनिक पोषी, तो उसके मैंने आपको यहां 5 अलग अलग प्रकार करवा दिए। अब जो करना है वो है रासायनिक कार्बनिक पोषी, इसको भी देख लीजिए। दूसरा है रसायन कार्बनिक पोषी। तो देखिए ये जीवाणु जो होते हैं, ये जीवाणु कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं। जैसे कि पिछला हमने किया था, वो कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करते थे, तो ये ऑक्सीकरण करते हैं और उससे प्राप्त जो एनर्जी होती है उसका प्रयोग अपने भोजन संश्लेषण में करते हैं। तो इस वर्ग के अंतर्गत केवल एक ही जीवाणु आता है जिसका नाम है मिथेनोबैक्टीरिया। मिथेनोबैक्टीरिया जो कि आपको पता ही है ये दलदल में पाए जाते हैं। क्लियर। तो मिथेनोबैक्टीरिया कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं, लाइक जैसे कि मिथेन का ऑक्सीकरण करते हैं। तो जब ये मिथेन का ऑक्सीकरण करते हैं तो ये क्या कर लेंगे, ये बना लेंगे अपने लिए एनर्जी, और उसी एनर्जी का उपयोग कर लेंगे किसमें, भोजन के निर्माण में। तो ये टॉपिक हुआ यहां पर आपका खत्म। तो इस तरीके से आपने स्टार्ट किया था
जीवाणु में पोषण, जीवाणु पोषण दो प्रकार का देखा था, सुपोषी और विषमपोषी। हम सुपोषी पढ़ रहे थे। सुपोषी में हमने दो प्रकार किए थे, प्रकाश संश्लेषी सुपोषी और रसायन संश्लेषी सुपोषी। प्रकाश संश्लेषी में भी हमने दो प्रकार किए थे, कार्बनिक और अकार्बनिक, और नेक्स्ट रसायन संश्लेषी में हमने दो प्रकार कर लिए, अकार्बनिक और कार्बनिक। तो इस तरीके से आपका जीवाणु में सुपोषी वाला जो पोषण था वो हुआ खत्म। अब जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम, पहला हो गया आपका सुपोषी वाला, तो दूसरा अब जो करने वाले हैं वो है आपका विषमपोषी जीवाणु। क्लियर? तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि अधिकांश जो जीवाणु होते हैं वो कैसे होते हैं, विषमपोषी। तो अधिकांश जीवाणु कैसे होते हैं, विषमपोषी होते हैं। क्लियर? यानी कि अर्थात ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। क्लियर? ये भोजन के लिए किस पर डिपेंड रहते हैं, तो ये भोजन के लिए मृत कार्बनिक पदार्थों या जीवित जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। क्लियर? तो विषमपोषी जीवाणु जो होते हैं या तो वो मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं या फिर वो जीवित जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस आधार पर विषमपोषी जीवाणु कितने प्रकार के हो गए, दो। तो जो जीवाणु मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे कहा जाता है मृतोपजीवी जीवाणु। तो पहला हो गया मृतोपजीवी जीवाणु। क्लियर? और जो जीवाणु जीवित जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो होंगे परजीवी जीवाणु। तो चलिए हम दो प्रकार करने वाले हैं, पहला है मृतोपजीवी जीवाणु, तो दूसरा हम कौन सा करेंगे, जीवित जीवाणु का, जो करेंगे हम परजीवी जीवाणु। तो पहला करते हैं मृतोपजीवी जीवाणु। तो सीधा इसकी लाइन तो यही है कि ये जीवाणु अपना भोजन सड़े गले पदार्थों या मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, ये दो प्रकार के होते हैं, ध्यान से समझना बेटा, ये दो प्रकार कौन कौन से हैं। इसका जो पहला है वो है अविकल्पी मृतोपजीवी। ये जो वर्ड मैं आपको लिख रहा हूं ये अविकल्पी, ये आपकी एनसीईआरटी 11th 12th में जगह जगह है। तो दूसरा जो होता है वो होता है विकल्पी परजीवी। देखिए ध्यान से, यहां मैंने मृतोपजीवी लिखा है, यहां मैंने परजीवी, जबकि मैं कर कौन सा रहा हूं, मृतोपजीवी। ध्यान से आप दो पढ़ोगे, मृतोपजीवी और परजीवी। हाल फिलहाल के लिए जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मृतोपजीवी। ये जीवाणु अपना भोजन सड़े गले पदार्थ या फिर मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अविकल्पी मृतोपजीवी, दूसरा है विकल्पी परजीवी। आप सोच रहे होंगे कि यहां पर आना चाहिए था विकल्पी मृतोपजीवी, जबकि ऐसा नहीं है। सुनिए कैसे, कि अविकल्पी जो मृतोपजीवी होते हैं वो केवल और केवल मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यानी कि ये, अर्थात जैसे सीधा लाइन लिख सकता हूं, अर्थात ये पूर्ण मृतोपजीवी होते हैं, पूर्ण मृतोपजीवी होते हैं। तो जहां आपको वर्ड लिखा मिल जाए अविकल्पी, तो अविकल्पी का मतलब केवल और केवल, तो अविकल्पी मृतोपजीवी यानी कि अविकल्पी मृतोपजीवी वो होते हैं जो केवल और केवल मृत कार्बनिक पदार्थों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी कि पूर्णतः कैसे होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। लेकिन यहां देखिए लिखा हुआ है विकल्पी परजीवी, तो विकल्पी जो परजीवी है ये परजीवी नहीं है, ये देखो जरा ध्यान से, ये होने को तो क्या होते हैं, ये मृतोपजीवी ही होते हैं, मृतोपजीवी ही होते हैं। लेकिन मृत कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति में, अनुपस्थिति में, मृत कार्बनिक पदार्थों की अनुपस्थिति में, मृत कार्बनिक पदार्थों की अनुपस्थिति में ये परजीवी
हो जाते हैं या हो सकते हैं। क्लियर? होने को तो ये कैसे ही होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं, बस ये है कि अगर इनको मृत कार्बनिक पदार्थ नहीं मिलता है तो ये किस पर भी डिपेंड हो जाते हैं, जीवित जीवों पर भी डिपेंड हो जाते हैं, तब ये कैसे हो जाते हैं, परजीवी। तो इसको हम परजीवी नहीं लिखेंगे क्योंकि होने को तो ये कैसे ही है, ये आपके मृतोपजीवी ही है। तो चलिए आप लिखना चाहो तो उदाहरण लिख लो। इसका उदाहरण लिख देता हूं मैं। इसका उदाहरण है क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिकम। क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिकम, और इसका भी एक एग्जांपल लिख देता हूं जिसका नाम है स्यूडोमोनास। क्लियर? आई होप आपको ये दोनों समझ में आ गया होगा। हम जो कर रहे हैं विषमपोषी जीवाणु, इसके अंतर्गत हम दो करेंगे, एक है मृतोपजीवाणु मृतोपजीवी जीवाणु और दूसरा करेंगे परजीवी जीवाणु। पहला हमने स्टार्ट किया मृतोपजीवी जीवाणु। ये जीवाणु सड़े गले पदार्थ या कार्बनिक पदार्थों से, मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। दो प्रकार के होते हैं। अविकल्पी मृतोपजीवी जो केवल और केवल मृत पदार्थों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और दूसरा विकल्पी परजीवी, ये होने को मृतोपजीवी होते हैं लेकिन मृत कार्बनिक पदार्थों की अनुपस्थिति में कैसे हो जाते हैं, परजीवी भी हो जाते हैं। तो पहला तो आपका खत्म हुआ मृतोपजीवी। चलिए सेकंड करते हैं जिसका नाम है परजीवी जीवाणु। नेक्स्ट दूसरा जो है वो है परजीवी जीवाणु। अब इसको भी देख लीजिए। देखिए बेटा, ये जीवाणु जो होते हैं वो जीवित पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और ये भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। इसी तरीके से जैसे यहां नाम लिखे हुए हैं इसी तरीके से। तो इसका भी पहला देखिए अविकल्पी परजीवी, और इसका दूसरा प्रकार उसी तरीके से विकल्पी। और आप यहां देखिए जरा, जब इसका मृतोपजीवी का वर्गीकरण कर रहे थे तो अविकल्पी मृतोपजीवी, जैसे परजीवी का वर्गीकरण कर रहे हैं तो अविकल्पी परजीवी, लेकिन इसका दूसरा था विकल्पी परजीवी। ये लिख परजीवी रहा था विकल्पी में, लेकिन थे ये कौन से, मृतोपजीवी। वैसे ही यहां आएगा विकल्पी मृतोपजीवी। क्लियर? तो पहला देखिए अविकल्पी परजीवी जो केवल और केवल जीवित जीवों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी ये पूर्णतः कैसे होते हैं, परजीवी। ये पूर्णतः परजीवी होते हैं। तो ये तो केवल और केवल, जैसे यहां भी लिखा है, ये केवल और केवल मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ये लिखा हुआ है। तो यानी कि ये कैसे होते हैं, पूर्णतः मृतोपजीवी। ऐसे ही ये पूर्णतः कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं। उसी तरीके से यहां देखिए दूसरा लिखा हुआ है विकल्पी मृतोपजीवी। जैसे मैंने यहां की लाइन बोली थी आपको, यहां देखिए कि मैंने बोला था विकल्पी परजीवी लिख रखा, तो उल्टा कर दो, ये मृतोपजीवी होते हैं लेकिन मृत कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति में कैसे हो जाते हैं, परजीवी। इस कारण ये कैसे हैं, विकल्पी परजीवी। वैसा ही यहां है कि ये होने को कैसे होते हैं, ये परजीवी होते हैं, परजीवी होते हैं, लेकिन जीवित जीवों की अनुपस्थिति में, जीवित जीवों की अनुपस्थिति में ये कैसे हो जाते हैं, जीवित जीवों की अनुपस्थिति में ये मृतोपजीवी हो जाते हैं या हो सकते हैं। क्लियर बेटा? आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल भी देख लीजिए। इसका जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। क्लियर? इसका एग्जाम्पल है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्लियर बेटा? मैंने आपको एग्जाम्पल भी इनके लिख दिए, और मेरे हिसाब से आपको ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे, मृतोपजीवी जीवाणु और परजीवी जीवाणु। तो इस प्रकार से हमने एक टॉपिक आज का जो क्लियर किया है वो है जीवाणुओं में पोषण। तो चलिए अब हमको नेक्स्ट अगला टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है जीवाणुओं में श्वसन। नेक्स्ट अगला देखिए, जीवाणुओं में श्वसन। अब देखो श्वसन जो है या तो वो ऑक्सी होगा या अनऑक्सी होगा। तो देखिए जीवाणु में श्वसन जो है वो दो प्रकार का है। एक जो जीवाणु है वो होते हैं आपके वायवीय जीवाणु। वायवीय जीवाणु यानी कि जो ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। क्लियर? दूसरे जो होंगे वो आपके कौन से होंगे, अवायवीय जीवाणु। अवायवीय जीवाणु
और अवायवीय जीवाणु कौन से जीवाणु होंगे? जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में रहते हैं। क्लियर बेटा? तो जरिए यहां देखिए, वायवीय जीवाणु पुनः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से हैं? अब देखो बड़ा आसान रहेगा आपके लिए समझना। अविकल्पी वायवीय, और दूसरा जो लिख रखा है वो है विकल्पी अवायवीय। अब बताइए, आपको समझना थोड़ा आसान होगा। जैसे कि अभी कुछ देर पहले आपने लिखा था अविकल्पी वायवीय, यानी ये केवल और केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही रह सकते हैं। नेक्स्ट, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये क्या कर जाते हैं? मर जाते हैं। तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जीवित रहते हैं, यानी कि ये पूर्णतया कैसे होते हैं? ये वायवीय होते हैं, पूर्णतया वायवीय। क्लियर? अब इसको देखो, विकल्पी अवायवीय, लिख अवायवीय रहा है, लेकिन ये जो होते हैं ये भी कैसे होते हैं? वायवीय होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये मरते नहीं है, ये मर जाते हैं, पर ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जीवित रहते हैं, यानी कि ये अवायवीय कंडीशन में भी रह सकते हैं, अवायवीय कंडीशन में भी रह सकते हैं, और वो कहलाते हैं यहां पे विकल्पी अवायवीय। क्लियर? अब इनके एग्जाम्पल देख लो। इसका एग्जाम्पल है बैसिलस सबटिलिस नाम का बैक्टीरिया। इसका एग्जाम्पल है एसिटोबैक्टर एसिटाई। क्लियर? नेक्स्ट, इसको भी देख लो। अब तुम्हारे हिसाब से ये तुमको समझ में आ भी गया होगा। अवायवीय जीवाणु, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ये भी कितने प्रकार के? वही 2 प्रकार के। फिर इसमें भी 2 प्रकार, वो कौन कौन से? उसी तरीके से पहला जो आएगा अविकल्पी, वो आ जाएगा यहां अवायवीय, और दूसरा जो आएगा वो आ जाएगा विकल्पी, और अब तो आप लिख ही लोगे वायवीय। अब बताइए जरा, अविकल्पी यानी कि केवल और केवल, तो ये केवल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही कैसे रहते हैं? जीवित रहते हैं, यानी कि इनमें वायवीय जीवन क्षमता नहीं पाई जाती। कहने का मतलब क्या है? यानी ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जीवित नहीं रहते, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जीवित नहीं रहते। इधर देखिए विकल्पी वायवीय, अब लाइन आएगी, आप विकल्पी लिखा है और लिख रखा वायवीय, पर ये होते कैसे हैं? ये होते हैं अवायवीय। उल्टा कर देना, ये अवायवीय होते हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जीवित रह सकते हैं, यानी इनमें वायवीय जीवन क्षमता पाई जाती है, वायवीय जीवन क्षमता पाई जाती है। क्लियर बेटा? इनके भी उदाहरण देख लो। इसका जो उदाहरण है, अभी कुछ देर पहले भी लिखा था मैंने एक उदाहरण, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिकम, और इसका उदाहरण जो है, इसके बारे में तो सब जानते हैं, दूध में पाया जाने वाला बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस। क्लियर? तो इस तरीके से आपने किया आज की क्लास में जीवाणु में पोषण और जीवाणुओं में श्वसन, और आपके दोनों टॉपिक हुए खत्म। एक जीवाणु और आपको मैं बता दूं, जब मैं जीवाणु में पोषण कर रहा था तो उसमें 2 प्रकार के जीवाणु, सुपोषी जीवाणु और विषमपोषी जीवाणु किया था। एक तीसरा जीवाणु और आता है जिसको बोलते हैं सहजीवी जीवाणु। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप ध्यान से जीवाणु में पोषण के अंतर्गत 3 कर लेना, सुपोषी जीवाणु, विषमपोषी जीवाणु, और तीसरा और कर लेना जिसका नाम है सहजीवी जीवाणु। सहजीवी जीवाणु ऐसे जीवाणु होते हैं जो दूसरे जीवों के साथ संबंध बनाकर पाए जाते हैं। जैसे आपने एक जीवाणु का नाम सुना होगा जिसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम, ये जीवाणु जो होता है वो पादपों की लेग्युमिनेसी कुल के, मटर कुल के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है, और वहां पर वायुमंडल की नाइट्रोजन का क्या करता है? स्थिरीकरण करता है। क्लियर? तो ये करेगा क्या? ये राइजोबियम वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन को तो दे देता है किसको? पौधों को, मटर कुल के पौधे को। बदले में मटर कुल के जो पौधे होते हैं इसे राइजोबियम को क्या दे देते हैं? भोजन यानी कि पोषण दे देते हैं। तो ऐसे जीवाणु क्या कहलाते हैं? आपके सहजीवी जीवाणु कहलाते हैं। तो आज की क्लास में आपने पढ़ा जीवाणु में पोषण और जीवाणु में श्वसन। तो चलिए नेक्स्ट अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।